आग में जल गई विवाहिता, फांसी पर लटकी मिली गर्भवती महिला, दहेज हत्या का आरोप। बांदा जिले में ससुराल में फंदे से लटकी मिली विवाहिता, दहेज में कार न मिलने पर की हत्या। दहेज के लिए महिला को आग में झोंका। ससुराल वालों ने दहेज के कारण महिला को फांसी पर लटका दिया। दहेज हत्या का आरोप दहेज के लिए महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। मैं दिनों में 1 लाख रुपया नगद, मैं जंजीर नहीं दे पायूं, गाड़ी नहीं दे पायूं, भैंस नहीं दे पायूं। कितनी अच्छी थी, दहेज प्रथा के कारण दहेज कम दिए थे, इसलिए हमारी लड़की को मार डाला। बहन भाई मिलके क्या करें, हम लोग फोन करके हमको बता देते तो हम ले जाते अपने लड़की को, ये अपने लड़की को रखे रहते, हमसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मारने में इनको क्या मिला, जुबान तक उसकी कट गई है, आँख तक फूट गई है। 2024 की एनसीआरबी रिपोर्ट में 5,737 दहेज हत्या के केस भारत से सामने आए। मतलब हर दिन 16 महिलाएं दहेज के लिए मारी जाती हैं, और ये केवल वो आंकड़े हैं जो दर्ज होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं मेरा शो द कविता शो। दहेज हत्या के जितने मामले खबर लहरिया ने रिपोर्ट किए होंगे वो इन आंकड़ों में आए भी नहीं होंगे, क्योंकि इन आंकड़ों में केवल वही मामले शामिल होते हैं जिन पर एफआईआर दर्ज होती हो, और एफआईआर दर्ज कराना तो खुद में एक सजा है। तो अब पुलिस क्या कर रही है, कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस कहती है कि अभी बेचना चल रही है, अभी ये चली, अभी 2 महीने नहीं होगा, 3 महीने कुछ भी नहीं होगा, इसका भी बेचना के बाद ये सब कुछ होगा। वो सब आए दिन में मेरे यहाँ घर पहुँचते हैं कि राजी बाजी करवाओ, अपना ये केस वापस लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे, ये समझ लेना। पुलिस, वकील, प्रधान सब समझौते का दबाव बनाते हैं, एफआईआर करने से रोकते हैं। कई बार समझौते में ज़मीन तक मांग ली जाती है, या कई बार उसी घर में फिर से छोटी बिटिया का शादी करा दी जाती है। और अगर समझौता सफल हो जाता है ना, तो समझो सारी की सारी बातें दबा दी जाती हैं। चित्रकूट जिले के करबी का ही मामला है, जिसमें पति ने पत्नी को जला करके मार डाला और दूसरे दिन लड़की की भाभी सारा दहेज का सामान वापस लेकर के चली गई। मगर क्या पति को सज़ा मिली? नहीं मिली। ऐसी खबरें ना तो एनसीआरबी के आंकड़ों में आती हैं और ना दिखाई देती हैं, और ना ही किसी कोर्ट तक पहुंचती हैं। इन आंकड़ों में वो मौतें भी नहीं दर्ज होती हैं जिनमें महिला आत्महत्या कर ले, क्योंकि फिर पुलिस केवल उसे आत्महत्या के मामले में दर्ज कर लेती है। आत्महत्या क्योंकि प्रताड़ना की सच्चाई सब जानते हैं। आत्महत्या के मामले में दहेज हत्या साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 2024 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दहेज मृत्यु के 2038 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इस आंकड़े को भी समझना चाहिए। उदाहरण के लिए इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में गोरखपुर जोन के एडीजी ने कहा है कि केवल गोरखपुर क्षेत्र में हर साल करीब 300 दहेज की हत्याएं होती हैं। इसलिए आधिकारिक आंकड़े वास्तव में दहेज से जुड़ी मौतों की पूरी तस्वीर शायद नहीं दिखा पाते हैं। कई मामलों में मौत को आत्महत्या, दुर्घटना या अन्य कारणों के रूप में दर्ज कर लिया जाता है, जिससे दहेज मृत्यु के आंकड़े वास्तविक संख्या से कम दिखाई देते हैं।
यही वजह है कि ज़मीनी स्तर पर ये अनुभव और सरकारी आंकड़ों के बीच का जो अंतर है अक्सर बहुत बड़ा दिखाई देता है, एक खाई बन जाती है। अगर केवल एक जोन में यह आंकड़ा हो तो आप उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले में सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि ये हिंसा अक्सर धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रताड़ना होती है जिसके सीधे सबूत नहीं मिलते हैं। ऐसे मामलों में जो महिलाएं गुजर रही होती हैं उनके बयान, जिन्हें कानूनी भाषा में डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ये माने जाते हैं। भारतीय कानून के तहत अगर कोई महिला मरने से पहले दहेज उत्पीड़न या हिंसा की बात कहती है तो उसका बयान अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई बार अदालत में इस पर सवाल उठते हैं कि क्या महिला बयान देने की स्थिति में थी, क्या उस पर किसी का दबाव था या बयान सही तरीके से दर्ज किया गया था। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति को बरी करते हुए कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन काफ़ी नहीं है, यह भी साबित होना चाहिए कि महिला को मौत से कुछ समय पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, यानी कानून में दहेज को अपराध माना गया है, लेकिन उसे साबित करना अभी भी आसान नहीं है, बल्कि उसके इर्द गिर्द बहुत से तरीके हैं जिनसे आरोपी बाहर निकल जाते हैं। दहेज हत्या या उत्पीड़न को लेकर के कई तरह के हल्कापन देखा गया है कि हाँ होता रहता है और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। आर्टिकल 14 के एक लेख में नैना जैकब बताती है कि इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो और रील्स का भी भरमार है जिसमें दहेज को मजाक, स्टेटस और फायदे की चीज की तरह दिखाया जाता है। इंडिया में कौन सी कंपनी की कार दहेज में ज्यादा देते हैं, चलो जानते हैं। गाइस, अपने घर में भी शादी आ गई है तो उसी के लिए दहेज का सामान देखने आए हैं। यह है धोबी मशीन। फिर हमने देखी 4K टीवी, क्वालिटी तो अच्छी है। यहाँ तो ये तुम्हारे मम्मी पापा मेरे पापा से दहेज के लिए क्यों बोल रहे हैं? लव मैरिज में कौन दहेज लेता है? अरे बेबी, वो दहेज थोड़ी, वो तो गिफ्ट होते हैं ना। एक्स्टर ऐसे मजाक दहेज की सच्चाई को छिपा देते हैं। सिर्फ दहेज गिफ्ट या परंपरा नहीं है, यह एक गैर कानूनी प्रथा है जो अक्सर महिलाओं पर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शारीरिक दबाव का कारण बनती है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे बार बार मजाक और प्रतिष्ठा के प्रतीक की तरह दिखाया जाता है। इससे नई पीढ़ी के बीच में यह संदेश जाता है कि दहेज कोई गंभीर अपराध ही नहीं है, बल्कि एक सामान्य सामाजिक रिवाज है। और यही कारण बनता है कि 5,737 से ज़्यादा हत्याएं होने पर कोई चर्चा तक नहीं होती है। अगर आपको इस शो की चर्चा अच्छी लगी है तो ज़रूर से आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से लोगों तक पहुंच सके। इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में, नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।